तो मंजरी वर्मा का नमस्कार। और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर फिल्म अभिनेता गगन मलिक जी आए हैं, तो हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। और आपको ये बता दें कि गगन मलिक जी ने बहुत सारी फिल्मों में और धार्मिक सीरियलों में काम किया है और बहुत सारे भगवानों के अवतारों को उन्होंने पर्दे पर उतारा भी है। रामायण सीरियल में उन्होंने जो काम किया राम भगवान के ऊपर किया और आपने उन्हें देखा भी और पसंद भी किया। इसी तरह उन्होंने संकट मोचन महाबली हनुमान सीरियल में भी 3 भगवानों का किरदार निभाया, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और इसके साथ साथ वो बौद्ध धर्म के प्रति भी बहुत श्रद्धा से उसके प्रति भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी प्रतिभा जब हमारे बीच आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस इंटरव्यू के दौरान आप देखेंगे सुनेंगे कि गगन मलिक जी हमारे साथ क्या क्या बातें करने वाले हैं। आप जब अनेक तरह के पात्रों को पर्दे पर अभिनय से अपनी कला के माध्यम से निभाते हैं, उसी किरदार में समा जाते हैं। आपने बहुत से सामाजिक धारावाहिकों और धार्मिक सीरियलों में और फिल्में भी की हैं। पर्दे पर आपको जी टीवी के रामायण सीरियल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार में सभी ने देखा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज प्रभु श्री राम हमारे यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। और हमारे श्रोता मित्रों के सामने आपकी सुंदर छवि उभर आई होगी, इसलिए हमने ऐसी बात कही है। तो अगर आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में जब आपके लिए कोई कहता है कि अरे ये तो राम आ गए ऐसा करके? भारत एक बड़ा ही अद्भुत देश है और जितने भी हिंदू लोग हैं वो बड़े ही भावुक हैं। जब राम की बात आती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। रामायण लिखी गई, पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन उसके बाद रामायण लिखी गई तुलसीदास जी द्वारा। तो उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ श्री राम का किरदार लोगों को बताया, दिखाया, सुनाया, जिसका कहीं किसी भी प्रकार से शब्दों में मैं उल्लेख नहीं कर सकता, वो जो छवि है राम, भगवान राम की, वो सबके दिलों में बसी है। बिल्कुल सही तो बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उस किरदार को जीते हैं, उस किरदार को निभाते हैं, तो लोग बहुत ही भावुक होकर उसी किरदार को, उसी रूप को सच में भगवान मानना शुरू करते हैं और वो सम्मान उन्हें देने लगते हैं कि शायद ये स्वयं राम ही हैं। बिल्कुल सही बात। मैं भी मेरे लिए भी जब मैंने पहली बार रामायण देखी थी तो अरुण गोविल जी, आज भी मैं उनको देखता हूँ तो मुझे वो राम ही दिखते हैं जी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई कसूर नहीं है किसी का। वो उस शिद्दत से वो निभाया जाता है किरदार, उस दिल से निभाया जाता है कि उन लोगों के मन में वो अच्छे से बस जाता है। बिल्कुल, वो तो सबके दिल में बसे ही हुए हैं, लेकिन उसके बाद राम की जगह जो आपकी छवि उभर कर आई है लोगों के दिलों में, वो बड़ी महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और गगन जी, अब हम सोचते हैं शुरुआत जो है वो हम आपकी बचपन की यादों से करना चाहेंगे कि आपका कैसा बचपन गुजरा और कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, और इसके साथ साथ आपके परिवार में कौन कौन है और वो किस फील्ड से हैं? देखिए, मैं दिल्ली में पढ़ा। पढ़ाई मैंने दिल्ली में, हमारा एक स्कूल है हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग में, डीवी के अंडर आता है वो। वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में डीएवी कॉलेज में गया हूँ, पीजी डीएवी, वो भी दिल्ली में ही है। और जहाँ तक बचपन की बात करें, एक शुरू से ही एक शौक़ था खेलने का जी। मेरा जो पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता था, लेकिन खेलने में मैं बहुत होशियार था। और यही कारण है कि मैं क्रिकेट प्लेयर बनने की एक चाहत थी मुझ में। और मैं सबसे पहले दिल्ली की अंडर 16 टीम से खेला। अच्छा। दिल्ली की अंडर 19 टीम से खेला, स्कूल्स की इंडिया अंडर 19 टीम के लिए भी खेला। और फिर वनडे जो रणजी ट्रॉफी का स्क्वाड था उसमें एक मैच मुझे मौका उसमें भी मिला, एक वनडे खेलने का जी। एक अच्छे स्तर पर 12 साल मैंने क्रिकेट को दिए और चाहता था कि प्लेयर बनना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में एक्टर बनना लिखा था। तो शायद वो चेंज हुआ मेरा ट्रैक। मेरे घर में हम 4 भाई हैं, क्या कहते हैं, और सभी बिजनेसमैन हैं। एक मैं ही हूँ जो इस अलग दुनिया में आ गया, और वो सभी दिल्ली में हैं और बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं कि पुराना जो हमारा बिजनेस, एंसेस्ट्रल बिजनेस रहा है, वो ज्वेलरी का रहा है। तो उसी चीज़ से मैं निकला हूँ और अपना एक
अलग से अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश में बॉम्बे आया और आज आपके सामने हूँ। बिल्कुल, और ये कहते हैं किस्मत है हम लोगों की कि आप इस फील्ड में आ गए और हम लोग को इस तरह से आज बातचीत करने का मौका मिला, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और कुछ जैसे आप ये किरदार निभाते हैं राम जी का, तो आपके घर में माँ का कैसा मतलब था, कैसा उनका स्वभाव था, और किस तरह से वो धार्मिक पुस्तकें तो देखिए ग्रंथ तो सभी ने पढ़े हैं, तो उनकी कुछ यादों को साझा कीजिए तो मज़ा आएगा। देखिए, मुझे कई बार मैंने बड़े बड़े राम के भक्त देखे हैं जी क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पला जी। बड़ा। तो मेरी माता जी जो हैं वो राम की इतनी बड़ी भक्त हैं जिसको मैं शब्दों में दर्शा नहीं सकता। जी उनको किसी ने कहा कि अगर आप 84 लाख बार राम लिख देंगे जी तो आप इस जन्म और मृत्यु का जो ये साइकिल है जी। इससे मुक्त हो जाएंगे, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये बात उन्होंने मन में ली और 7 साल में, आप मानेगा नहीं, उन्होंने 1.5 करोड़ बार राम लिखा। क्या बात है। 250 बार रामायण पढ़ी और उन 7 सालों में उन्होंने केवल और केवल सात्विक भोजन किया। ये बहुत बड़ी बात ये इतनी बड़ी वो भक्त थी। जी। पता नहीं कुछ ऐसा तो कनेक्शन रहा होगा कि बचपन से रामलीला दिल्ली में बहुत चलन है। हाँ, रामलीला का आप तो देखते हैं, सबने ही रामलीला बचपन में होती बहुत है, सी दशहरा देखी, मनाया जी। जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है दिल्ली में। ये आज का राम नहीं बना जी। मैं जब पहली बार राम बना था, चाहे आप रामलीला में करें, तो मुझे लगता है मैं केवल 10 साल के आसपास का था। क्या बात है। तो कई साल मैंने बचपन में एक चाहती कि नहीं राम मैं ही बनूंगा जी। तो कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस पर्दे पर भी आके राम टीवी सीरियल में, रामायण में भी राम का किरदार निभाऊंगा। तो ये चलता रहा और मुझे लगता है कि माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। ये उन्हीं की शायद भक्ति रही होगी राम जी के प्रति कि मुझे ये मौका मिला कि मैं राम का किरदार निभा सकूं, क्योंकि रामायण का किरदार उसके बाद मिला। बिल्कुल, कहीं ना कहीं माता पिता की जो उनकी जो शिक्षा होती है वो बच्चों के अंदर जन्म से ही आ जाती है, यानी कि आपकी जो आज आप जो हैं वो उसके पीछे श्रेय माता जी को और पिताजी को ही जाता है। देखिए कि 3 लोग आपके जीवन में सबसे पूजनीय जी होने चाहिए और होते हैं, माता, पिता और गुरु। बिल्कुल सही बात। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं अच्छे से कि ये 3 लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं, उनको पूजनीय समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपको जीवन का सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त। बहुत ही सुंदर बात आपने कही है, और मुझे लगता है जो हमारे सभी श्रोता भाई और बच्चे परिवार से सुन रहे होंगे, और बल्कि मुझे तो लगता है आज जब भी ये प्रोग्राम आएगा तो सभी को मिलकर फैमिली के साथ, परिवार के साथ इसको सुनना चाहिए, जिससे बहुत सारी शिक्षा बच्चों को मिलेगी आपके द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल मिलेगी। और माता पिता में से आप सबसे ज़्यादा किसके करीब हैं? देखिए कि मैं ये इतना डिफ़िकल्ट प्रश्न है जी जी कि जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। है ना? हम मतलब आप ये समझिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसके अंदर जो सेल हैं आपके, एक एक जो अंश है, छोटे से छोटा, जैसे माइक्रोस्कोप, बिल्कुल, वो आप माता पिता के खून से बने हैं। जी। तो दोनों के जो जिसे कहते हैं पार्टिकल्स, जो आप कहें कि उनका खून जो है आपकी रगों में दौड़ता है, एक एक सेल में है जी। तो वो हर मोमेंट, वो जीवित हैं, वो नहीं जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं वो आपके रगों में खून की तरह दौड़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात। आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते कि ये अच्छा या अच्छा, और करना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल सही बात। इसीलिए एक दुखद है कि मेरे पिताजी नहीं रहे कोविड के टाइम पे, उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी जो यादें, बिल्कुल सही बात, उनकी जो मेमोरीज, उनकी जो सीख, शिक्षाएं, वो हमेशा जब तक मैं जीवित रहूँगा वो मेरे साथ ही रहेंगे, वो अलग हो ही नहीं सकते ना, वो जा ही नहीं सकते। बिल्कुल। और गगन जी, इस बात को यहाँ पर करने का मेरा यही मतलब था कि आज की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को समझे कि हमारे लिए माता पिता की दोनों के जीवन में क्या अहमियत है, और उन्होंने ही हमें इस धरती पर, इस संसार में हमको जन्म दिया है। तो उनको हमेशा उनकी सेवा के लिए ध्यान रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। देखिए कि आजकल की जनरेशन में मैंने कई बार सुना है जी, कई बार देखा है कि बच्चों को माँ बाप की इज्जत ना करते हुए। जी। मैंने देखा है, मैंने सुना है कि बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हाँ।
ऐसी भी बातें सुनने ऐसी की बातें आती होती हैं। जब ऐसी बातें सुनने को आती हैं तो बहुत ही डीप डाउन दुख पहुंचता है। जी, वो आपको इस दुनिया में, सुंदर दुनिया में लेकर आए हैं। बच्चे को जब इंसान पालता है तो उसको पालने में, उसको जीवन देने में हर रोज माँ बाप की मृत्यु होती है। बिल्कुल सही कहा। वो हर रोज मरते हैं ताकि हमारा बच्चा अच्छे से जी सके। बिल्कुल सही बात। ये भावना हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए। जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, दुनिया में वो किसी भी मंदिर में चला जाए, किसी भी गिरजाघर, जहां मर्जी दुनिया में चला जाए, उसे कभी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट सही होम। बात है। आप पहले माँ बाप की जब आप सेवा करेंगे तो आप समझिए तो आपको पुण्य प्राप्त हुआ है, उसके बाद आप बाहर कदम रखिए। बिल्कुल सही। तो ये जितने भी लोग, श्रोतागण, बच्चे सब सुन रहे हैं, ये याद रखिए, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर लेंगे, चाहे आप कुछ भी हासिल कर लें, फिर भी आपको कभी भी जीवन में पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो पहले माँ बाप, बाकी उसके बाद सब कुछ। बहुत सुंदर विचार गगन जी आपने हम लोगों से साझा किए और सभी लोग इससे प्रेरित होंगे। ये बहुत ही कहते ज़मीन से जुड़ी बात है कि जो इसको ध्यान रखता है वो सफलता की ओर बढ़ता ही बढ़ता है। हम तो ये देखते हैं, मैं ये भी देखता हूँ कई बार, बड़े भी हो गए बच्चे ना, मम्मी खाना खिला दो, मम्मी पानी दे दो, टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, पापा ये दे देना, ये मेरे को ला दो, ऐसे कर दो। अब क्या आप इतने बड़े भी नहीं रहे, इतने खड़े, आप अच्छे खासे जवान हैं, अच्छे हैं, तो आप वो मौका अपने हाथ से ना जाने दीजिए। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए कि आज आप आराम करिए, मैं आपके लिए करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये लाता हूँ। तो बच्चों को वो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल भविष्य में आप भी उनके स्तर पर आएंगे और आपके भी बच्चे होंगे। तो अगर आप सही उदाहरण नहीं पेश करेंगे तो फिर आपको भी समस्याएं आएंगी। तो यही अच्छी सी बात आपके द्वारा हम लोगों ने जानी। और गगन जी, इसके साथ साथ एक बात और है जो आपकी माता जी से ही जुड़ी हम बात करना चाहेंगे कि वो महाकाव्य रामायण आपको सुनाया करती थी। तो जब वो आपको सुनाती थी तो उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? और इसके साथ जी जो एक चलन रहा करता था, रामायण का पाठ रखा जाता था। पहले जहाँ हम रहा करते थे शुरू में, उस जहाँ मोती नगर करके जगह है दिल्ली में, वहाँ पर मोहल्ला था। तो कहीं ना कहीं हर महीने में एक बार रामायण का पाठ रखा जाता था। तो बड़े छोटे से थे, मुझे लगता है कि मैं 4 या 5 साल का होऊंगा। तो जो है क्या कहते हैं, तब से वो सुनता आ रहा हूँ। वो बोलते हैं, मतलब समझ में नहीं आता था। हाँ, लेकिन सुनते सभी थे उस समय, बच्चे चलता रहता है। हालांकि मेरी माताजी ने मुझे बताया था कि जब मैं पैदा होने वाला था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उस समय वो रामायण बहुत पढ़ती थी, उसी समय भी बहुत पढ़ती थी। बहुत अच्छी सी बात है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जब आप स्त्रियों के लिए कि जब बच्चा होने वाला है तो आप अच्छी धार्मिक चीज़ें देख के पढ़ें, उसका बच्चे पर असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप छोटे से थे या थोड़ा सा समझ आने लगी आपको रामायण के प्रति, तो उस उम्र में आपको रामायण में से कौन सा पात्र, चरित्र जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रेरित करते थे? किसी को राम, किसी को हनुमान, ऐसा किसी को लक्ष्मण जी भाते थे। तो आपका क्या ऐसा कुछ था सोचने का ढंग? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात हूँ, बच्चों की बात करेंगे, मैं भी उन्हीं बच्चों हाँ, में से मतलब बच्चों की तरह से। बच्चों के लिए सबसे बड़े भगवान, सबसे इंस्पायरिंग सिर्फ हनुमान रहे हैं जी, और वो रहे। यही मैं जानना चाहती थी। तो मैं भी हमेशा से बहुत ही इंस्पायर होता रहा हूँ हनुमान जी के। जब छोटे हुए कई बार मंदिर जाया करते थे तो फिर हनुमान जी के मंदिर जाए थे मंगलवार को, दिल्ली में वो भी बहुत चलन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा से वो इंस्पायरिंग रहे और होने भी चाहिए। जी जी। उसके बाद जब किरदार निभाया तो समझ में आया कि वो कितने विशाल थे। वो संकट मोचन हनुमान में भी मैंने राम, कृष्ण और विष्णु तीनों किरदार निभाए हैं, तो वहाँ पर उनको और डीपली जाना तो पता लगा। क्योंकि जब मुझे याद है, जब हम लोग भी बचपन में रामायण देखते थे तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि हनुमान जी आके कब उड़ेंगे और कैसे वो लंका जलाएंगे। तो इस तरह के भाव बच्चों में रहते हैं कि हनुमान जी आगे उड़ गए। वो उनके लिए तो ये सुपरमैन और स्पाइडरमैन ये सब तो बाद में है ना, पहले तो हनुमान जी जिन्होंने सही बात उड़ते, इनसे बड़ा तो कोई वो रहा ही नहीं। जी जी जी। और जो आपकी माता जी थी वो छोटी छोटी कहानियाँ भी आपको सुनाती होंगी, तो उन कहानियों से आपको कुछ कैसी प्रेरणा मिलती थी उस समय, या आज आप को क्या लगता है कि कहानी सुनाना कैसा होता है? देखिए,
कहानियाँ ज़्यादातर मुझे मेरी माँ ना सुनाकर मेरी ताई जी सुनाया करती थी। उनको कहानियाँ सुनाने का शौक था और मेरा उनसे भी बहुत प्यार था। आजकल बहुत कम देखने को मिलता है कि सब लोग, पहले एक जॉइंट सी फैमिली होती थी, घर में इतने बच्चे होते थे, सब मिलकर रहा करते थे। तो वो ताई हमारी थी, तो वो कहानियाँ सुनाई करती थी। वो कहानियों का बहुत असर पड़ता है, अगर अच्छी कोई कहानियाँ आपको सुनाते हैं तो आपके दिमाग में वो असर छोड़ कर जाती है। माता जी मुझे सही और गलत की पहचान कराती रही समय समय पर। क्या बात है। कहानियों से ज़्यादा कि ये सही ये गलत, ये बहुत ज़रूरी है, ये गलत। मार पड़ी है, ऐसा नहीं है कि बचपन में कोई ऐसा ना रहा होगा जिन्होंने गलतियां नहीं की होंगी और मारनी पड़ी वो तो पड़ना ही है। मुझे खेलने का बड़ा शौक था, तो मैं क्या करता था कि मुझे एक इंसिडेंट बता देता हूँ छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट फॉर फन। ज़रूरी भी है, हमारे श्रोताओं को बड़ा अच्छा लगेगा आपकी यादें सुन करके। मैं दिल्ली में क्या था कि मुझे एक ट्यूशन के लिए मैं माता जी ने लगाया कि मैं साथ में ट्यूशन पढ़ने जाना है इतने से इतने बजे तक, और मेरे बड़े भाई थे, तो मैं अकेला ट्यूशन पढ़ने जाता था एक समय पर। और मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई लोग इंडिया गेट में बोटिंग करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। और मैंने माता जी को कहा, कह रहे तेरी ट्यूशन है, तुमने तो पढ़ना है। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे भी जाना है। फिर माता जी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, जाके मैडम को बोलो कि आज मैं भाइयों के साथ वहाँ जा रहा हूँ, तो आज मैं नहीं आ पाऊँगा, इन्फॉर्म करके आओ। तो उस समय ज़्यादा फ़ोनों के चलन भी नहीं थे। उस समय तो बिल्कुल नहीं थे। तो मैं गया, जाके उनको बता के, उन्होंने कहा ठीक है कल फिर आप आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं आ गया, उनके साथ गया, बहुत मस्ती की। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई, अब मैं अगर कहीं जाना होगा तो मैडम को मैं जाके बोलूँगा कि हाँ मुझे आज यहाँ जाना है और आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ऐसे करते करते बचपन था। हाँ। तो हर दूसरे दिन मैं छुट्टी मारने लगा। ये कंडीशन आ गई, एक हफ्ता मैं ट्यूशन ही ना जाकर कभी पतंग उड़ा रहा था बच्चों के साथ, कभी क्रिकेट खेल रहा था। और फिर वो जो मेरी मैडम थी वो बाजार में मेरी माता जी को मिली, क्या बात है एक हफ्ते से गगन नहीं आ रहा। हाँ। यहाँ से तो रोज ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, तो किधर जा रहा है। तो फिर एक दिन मुझे पकड़ा गया, मैं पतंग उड़ा रहा था उस समय। अच्छा। और फिर जो मेरी पिटाई हुई तो एक ऐसी सीख मिली मुझे कि उसके बाद जीवन में फिर मुझे समझाया गया कि सही और गलत की पहचान कराई गई कि ये सही है और ये गलत है। बहुत अच्छे से मेरी माता जी ने मुझे समझाया, ये डिफरेंस बताया कि झूठ का रिजल्ट क्या है और सत्य का रिजल्ट क्या है। अब इसमें छोटी सी कहानी थी, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें एक सीख है। बिल्कुल। आप झूठ बोले, आपने एंजॉय भी किया, लेकिन वो झूठ की जो लाइफ थी वो कितनी थी, उसका जीवन कितना था, हफ्ता 10 दिन 15 दिन। लेकिन सत्य निकलकर बाद में सामने आ गया कि मैंने छुट्टी में भागा। तो सत्य से आप भाग नहीं सकते, वो सामने आना ही है। तो अगर आप सत्य की राह पे होंगे तो आपको जीवन में कोई भी टच नहीं कर पाएगा। झूठ की लाइफ बहुत ही छोटी है, बहुत से दूर रहें। बहुत ही सुंदर सा किस्सा आपने हम लोगों से साझा किया। और आज की जनरेशन में जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो जो सुन रही हैं, अगर वो मतलब कई बार होता है वो समय नहीं दे पाती है बच्चों को, या उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि बच्चों को बताएं कि ये अच्छा है या बुरा है। तो उन्हें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये पहले आप बच्चों को बताएं और उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक मेरे मन में जिज्ञासा हुई गगन जी, जैसे कि जब आप रामायण प्ले करते थे जब रामलीला में, तो उस समय का कोई डायलॉग जैसे याद है कि कैसे तैयारी करते थे, कितनी जल्दी आपको याद हो जाता था? याद करने के लिए भी मेरा मानना ये है कि मैं जब एक्टिंग सीखा करता था एक ज़माने में, तो मैंने अपनी मैडम से कहा कि मैडम मुझे ना याद नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, मतलब। तो उन्होंने मुझे समझाया याद करने की भी एक प्रैक्टिस होती है। मैं कहा मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज आपने याद किया, आप वही पैराग्राफ याद करने के लिए आप हो सकता है 1 हफ्ता लें, लेकिन जब आप हर रोज़ याद करना शुरू करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा तो आप 15 मिनट में वो चीज़ याद कर लेंगे, क्योंकि आपको याद करने की प्रैक्टिस हो गई। तो समय लगता था और धीरे धीरे हम उस मकाम पर पहुंच गए कि मुझे कई बार स्क्रिप्ट मिलती थी तुरंत करना है, तब भी मैं कर लिया करता था। हाँ, मुश्किल होती है, लेकिन लोगों को देखते हैं आसान नहीं है। और मैं हमेशा से उस तरह का एक्टर रहा हूँ, जिन्होंने भी मेरे साथ काम किया वो जानते हैं कि मैं प्रॉम्प्ट नहीं लेता। सब लोग ये जानते हैं कि मैं अपनी काम को लेकर, एक्टिंग को लेकर सीरियस हूँ। चाहे जितने भी डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनको मालूम है मैं अपना समय लूँगा, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट लेकर नहीं करना चाहता। मैं उसे लाइनों को अपने अंदर बसाना चाहता हूँ, फिर डिलीवर करना चाहता हूँ। सही बात है। जब तक आप अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे उस डायलॉग को, बिल्कुल सही। जब तक आप कहते हैं ना एक्टिंग में, जब तक आप सच्ची नहीं रोएंगे, पब्लिक नहीं रोएगी। नहीं रोएगी, वो आपके इमोशंस को ले नहीं पाएगी।
अगर आप वाकई में रोए हैं जी। तो पब्लिक को आप रुलाएंगे, बिल्कुल आप वाकई सही में बात। हंसे हैं तो पब्लिक को हंसाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप पूरे कन्विक्शन के साथ डायलॉग बोलते हैं तो पब्लिक के दिल तक वो आवाज़, वो डायलॉग जाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। वाकई ऐसा होता भी है, जब हम देखते हैं तो हम एकदम उसी में डूब जाते हैं कि वो गगन मलिक ना होकर के अगर वो राम का किरदार निभा रहे हैं तो वो राम ही हम लोग उनको समझ लेते हैं। ऐसा ही है। जी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं एक बार संकट मोचन में मैं जानता हूँ कि एक बार रिसेंट एक मेरे दिमाग में मैं अपना रोना जो है कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि डायलॉग बहुत खूबसूरती से डायलॉग भी लिखे थे, जिसमें राम जी ये डिसीजन लेते हैं कि अब मैं राजपाट छोड़कर जा रहा हूँ, जिस वक्त धोबी वाला सीन हुआ था जी जी जी। कि अब सीता को जंगल में अकेले नहीं भेजना चाहते थे, मैं सीता के साथ जा रहा हूँ। चारों भाइयों को बताते हैं कि भाई अब आप, और बाकी तीनों भाइयों को, कि अब आप जो है राजपाट जो है वो संभालिए, और मैं अब जा रहा हूँ और नहीं जी पाऊँगा। तो वो जो सिचुएशन थी, मैं डायलॉग प्रैक्टिस में ही रो पड़ा। तो वो एक, जब आप उसको आपने रियल में उसको अंदर आप महसूस जब फील किया। करेंगे तब आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, आप अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल सही। तो गगन जी, अब हम यहाँ से आपसे और बात जानना चाहेंगे कि कॉलेज से निकलकर आपने किस ओर रुख किया, कौन सी दिशा के लिए आप आगे बढ़े? कॉलेज के बाद जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी का ज्वेलरी का बिजनेस था, और मैंने वो दुकान भी संभाली कुछ समय। क्या बात है। बट उसमें भी बड़ा आर्टिस्टिक सा बिजनेस है ज्वेलरी का। जी जी। आपको लेडीज़ से डील करना होता है, और आप जानते हैं कि ज्वेलरी का मामला हो और लेडीज़ का मामला हो तो बड़ा कठिन है वो। और आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, लेकिन कई बार मेरा चार्म भी काम करता था। ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए बोला कि आपके लिए अगर हमने किसी को बोल दिया कि अरे पहनाने के बाद ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो उनको लगता था कि हाँ ये अच्छा ही लग रहा है, कन्विंसिंग लगता था। तो थोड़ी देर वो संभाला, फिर मुझे एक समय में आकर ऐसा लगा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने रुख किया कि मुझे कुछ एक और बड़ा अच्छा सा कुछ मॉडलिंग की दुनिया में मैंने शुरुआत की, कुछ करना है। एक कॉन्टेस्ट हुआ करता था, ग्रेसिम मिस्टर इंडिया जी, काफ़ी अच्छा पैमाने पर किया जाता था। उसमें कठिन था भाग लेना, तो मैंने फॉर्म भरा और सोचा कि मुझे जाना चाहिए, और मैं फाइनल 30 में सिलेक्ट हुआ उसमें। और उसमें मिस्टर फोटोजेनिक मिस्टर इंडिया, जी हाँ, 2004 में वो टाइटल मुझे मिला उसमें, और वहाँ पर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस मेरे में आया। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी टीवी कमर्शियल्स किए मैंने। अच्छा। प्रिंट एड्स भी किए, मॉडलिंग की दुनिया में आया। अभी क्या सिचुएशन ऐसी बनी कि ये करते करते मैंने बहुत सारे, अगर आप कभी आप ऐड देखेंगे, म्यूजिक वीडियोस देखेंगे जिसमें कहीं रीमिक्स का ज़माना था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पुराना आज जाने की जिद ना करो, जो आशा भोसले जी ने गाया था, जी जी जी, उसमें आपको मॉडल मैं ही दिखूंगा। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, वो देखेंगे तो उसमें भी मैं ही दिखूंगा। इवन पंकज उदास जी के साथ एक यारा करके उन्होंने अमजद अली खान साहब के साथ बनाया था, पहली बार दोनों इकट्ठे आए थे, उसमें भी आपको मेन किरदार में मैं ही दिखूंगा। मैंने जब ये सारा कुछ किया तो धीरे धीरे एक ब्रेक्स जो है मिलने लगे। और एक जो सबसे बड़ा ब्रेक था मॉडलिंग की दुनिया में, जिसने बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिया, रिलायंस वालों ने एक फ़ोन निकाला था, अनलिमिटेड एसटीडी फ़ोन। अच्छा। उस जमाने में एसटीडी के पैसे लगते थे बहुत सारे, तो हमने कहा ऐसे एसटीडी कैसे इतनी सस्ती हो सकती है, हमने कहा अनलिमिटेड एसटीडी करिए, आप ये फ़ोन लगवाएं। तो उसका कैंपेन था मॉडलिंग का। अच्छा। मुझे लेके जाया गया और आधे घंटे में ख़त्म हो गया। और सच कहूँ तो मुझे मालूम नहीं था इतना बड़ा कैंपेन है, मुझे बताया नहीं गया। अच्छा। मुझे कहा गया एक छोटा नॉर्मल कैंपेन है, आपको फोटो खींच के आधे घंटे में फ्री। 2 दिन के बाद जब मैं अपनी आंख खोलता हूँ जी, तो भारत के हर कॉर्नर में केवल मेरी तस्वीर दिखाई देती है, चाहे वो अखबार का बड़ा पेज हो, चाहे होर्डिंग्स हो, रेलवे स्टेशन हो, जो भी आप समझ सकते हैं। रिलायंस ने उसको इतना बड़ा कैंपेन किया कि मुझे लगा कि अब शायद मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, ऐसा लगा मुझे। तो हम लेकिन अभी आपको बधाई दे देते उस नहीं, लेकिन उस समय ऐसा लगा मुझे, ये बहुत पहले की बात है। तो उसके बाद उससे ये फ़ायदा हुआ मुझे, पहला कि एक इंटरनेशनल शो बना भारती करके, जो इजराइल के एक प्रोड्यूसर ने बनाया, जिसमें करीबन 120 लोग थे, 70 डांसर थे, और 2 घंटे की स्टोरी थी जो कि कमलेश पांडे जी ने लिखी, खूबसूरत स्टोरी थी। और वो उसमें मुझे मेन किरदार का मौका मिला, और मैं फिर 2 साल जो है मैंने यूरोप ट्रैवलिंग किया उसमें, और करीबन 160 शोज़ जो है 7 देशों में यूरोप के
वो किए बहुत क्या सारे। बात है। फिर अब मुझे लगा कि मैं वहाँ पर हूँ, लेकिन फिर भी ये मैं यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा, जी, अगर आपको एक्टिंग नहीं आती, आपको बेसिक्स आपने नहीं सीखे, तो आप कभी भी बॉम्बे का रुख मत करिएगा। हाँ सही बात है। आपको बेसिक्स, आपको कोई भी कार्य के लिए आप जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो तैयारी के बिना जाएंगे तो फेल होंगे ना, फेल ही होंगे, तो सही बात है। तैयारी करके ही जाना है। तो मेरी ये सिचुएशन थी कि एक्टिंग की सेटअप में मेरी तैयारी नहीं थी। मुझे लगता था कि अगर मैं देखने में अच्छा हूँ, बॉडी अच्छी है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और मैंने उसके बाद अच्छे से एक्टिंग को आने के बाद सीखा, प्राइवेट टीचिंग्स ली, बहुत अच्छे से बहुत ही दिग्गज लोगों से पर्सनल क्लासेस भी ली, और उसके बाद फिर मुझे पहला जो मेरा सीरियल है वो मुझे मिला कुमकुम। हाँ, कुमकुम बहुत ही प्यारा सीरियल था। हुसैन और जूही परमार जी थे उसमें, और उनके बेटे का किरदार था वो मेरा। वो मैंने किया और लोगों ने बहुत सराहा, हो गया। उसके बाद फिर जी टीवी का एक और सीरियल मिल गया साथ साथ, फिर उसके बाद और ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता गया। बिल्कुल यही, बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस तरह से सफलताएं मिलने लग जाती हैं। तो जैसे आपने ट्रेनिंग की बात करी है, सीख कर आना चाहिए, तो किसी बाकायदा इंस्टीट्यूट की तरफ आप गए? देखिए कि दिल्ली में भी कई इंस्टीट्यूट थे एक्टिंग के लिए, तो मैंने उनसे सीखा, लेकिन मैं 2 लोगों का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस समझता हूँ जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है एक्टिंग के बारे में। अगर बात करें, पहली है वीना मेहता जी, जो NSD में वो हिंदी की टीचर रही हैं, और उनके साथ मैंने क्लासेस ली, और वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे चीज़ों को सिखाया। मैं आज भी वो याद करता हूँ, वो मैं यारी रोड उनके घर पर सीखने पर्सनल क्लासेस के लिए जाया करता था, और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तू जो है एक काम कर, मेरी जो शर्म थी, शाइनेस थी निकालने के लिए, वो फर्स्ट फ्लोर पे वो रुकी और खिड़की पर बैठी, और मैं ग्राउंड फ्लोर पर, मतलब बाहर रोड के ऊपर। अब उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे गाकर वो कविता सुना जो मैंने याद करने के लिए कही थी, इबन बतूता पहन के जूता। अब मुझे लगा कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर मैं चिल्लाकर बोलूंगा तो लोग क्या समझेंगे, क्या सही बात है, पागल हो गए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जी। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का भी शौक रहा क्या? नहीं, मुझे देखिए शौक तो बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं शुरू से चाहता था कि किस तरह मुझे कैसियो बजाना आ जाए। मैं म्यूज़िक का बड़ा शौक रहा है मुझे। मैं मेरे जीवन में अगर मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, खुश हूँ, किसी भी तरीके की कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा जो सबसे क्लोज साथी है वो मेरा म्यूज़िक ही है। क्या बात, जो मुझे हर चीज़ से उभारता है। अगर अब मैं उदास हूँ तो मैं कुछ म्यूज़िक सुनूंगा तो मैं वापस अपने अच्छे मूड में आ सकता हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं जिम में हूँ तो अपने मतलब का म्यूज़िक हो तो मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसे खुशी है तो खुशी को एंजॉय करने के लिए म्यूज़िक, तो म्यूज़िक एक इंसान के जीवन में बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करता है। बिल्कुल। तो मैंने एक गुरुजी आया करते थे बचपन में, मेरी मदर भी थोड़े से भजन गाया करती थी। तो मैंने कहा मुझे भी कुछ सीखना है, तो और तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे हारमोनियम में आरती बजाना सिखाया था, ओम जय जगदीश हरे। तो वो मैं बजा लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन करके। और भजन भी तो आप कुछ गुनगुना लेते होंगे? नहीं, भजन नहीं मैं इतने गुनगुना पाता। अच्छा, तो जब वैसे बात चली है तो आपको कौन से सिंगर जो हमारे गायक हैं, सभी गायक बहुत अच्छे हैं अपने आप में हैं, तो लेकिन आप सबसे ज़्यादा किसके गाने सुनना पसंद करते हैं? 3 लोग मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, एक मोहम्मद रफ़ी जी, एक किशोर कुमार जी, और नितिन मुकेश जी। क्या बात है। अब मुकेश जी। तो ये जो हैं तीनों जो सिंगर एक हमारे देश के जिसे कहते हैं बहुत बड़ी हमारी धरोहर है। उनके सारे जो गाने हैं बहुत ही दिल को छू जाने वाले गाने हैं, और उस समय गानों के मतलब बड़े अच्छे थे। बिल्कुल सही, मीनिंगफुल गाने हुआ इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा, उनकी आवाज़ में वो ताकत थी। तो मेरे तीनों हमेशा से फेवरेट रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने गीत गाए हैं। तीनों ही बेमिसाल जिसे कहते हैं इस हमारे सबके लिए। जो हमारी गायिकाएं हैं तो उनमें आप, जैसे लता जी, आशा जी हैं, तो इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी गायिकाएं हैं, तो उनमें से आप किसके गीत सबके पसंद करते हैं? ज़्यादातर मैंने लता मंगेशकर जी के गीत और क्या कहते हैं आशा भोसले जी के गीत, ये मैंने हमेशा से पसंद किए हैं। कई बार बीइंग अ पंजाबी, क्योंकि बचपन में दादाजी और पिताजी कई बार पंजाबी गाने भी बहुत सुना करते थे, तो कहीं ना कहीं कभी गुरदास मान के गाने अच्छे लगते थे, कभी प्रकाश कौर और सुरिंदर कौर के भी अच्छे लगते थे।
और एक मेरे यंगस्टर टाइम में जो एक गाना सबको अच्छे लगते हैं तो मुझे जो आपका एक सीरियल था साथ साथ बनाएंगे एक आशियाँ, तो उसमें आप किस किरदार में थे? एक किरदार था जिसमें किरदार का नाम था उदय जी। अच्छा किरदार था। दो भाइयों की कहानी थी, अमित टंडन जी उसमें मेरे साथ भाई बने थे और बहुत खूबसूरत कहानी थी। एक जिसे कहते हैं कि वो एक उनके घर वाले चाहते हैं, हम दोनों भाई हैं, कि उनकी शादी एक उनके गांव की एक लड़की के साथ हो जो उनके मित्र की बेटी है उनके पिता की। लेकिन जब वो आता है बाहर से, अमेरिका से, तो ऑलरेडी वो एक लड़की से शादी करके आता है जी। तो उनके सारे जो वादे हैं सब टूट जाते हैं और बहुत ही टेंस माहौल होता है। तो वहाँ पर मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, लेकिन फिर मैं इज्जत बचाने के लिए पिताजी को बोलता हूँ कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा। और फिर वो गांव की लड़की से शादी होती है और जो इंटरेक्शन होता है, कैसे चीज़ें चेंजेस आते हैं। हाँ। तो बहुत खूबसूरत कहानी थी वो और काफ़ी अच्छा हिट रहा था, वो जी टीवी का शो था। हाँ, बहुत अच्छा लगा था। और सारे सीरियल्स आपके बहुत अच्छे हैं, जैसे तू सूरज में सांझ पियाजी में बाल ब्रह्मचारी का आपने हाँ प्ले किया था, हाँ, स्टार प्लस के का लिए, था ये। वो मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए था, मैंने आज तक जो भी रोल किए हैं वो बड़े ही सौम्य, हाँ शांत जी। वाले, अच्छा लड़का है, बहुत नाइस, ऐसे मतलब वाला आपको देख करके सब लोग उसी शायद देते हाँ, थे। तो ऐसे वाले रोल तो ये पहला रोल ऐसा था, तो उन्होंने कहा ये बहुत ही गुस्से वाला नेगेटिव ब्रह्मचारी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एकदम ऐसे वाले, तो मेरे लिए वो एक चैलेंज था, तो अच्छा लगा वो करके। और इसी तरह आपने उपनिषद गंगा में जो तानसेन और शायद ज्ञानेश्वर का भी किया था, मैंने इसमें आपने उसमें 8 अलग अलग किरदार निभाए थे उपनिषद गंगा में, एपिसोड्स में, जिसका सारा क्रेडिट मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को देता हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा था। तो जो 8 आपने किरदार निभाए थे, तो उनको कैसे 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 आपने संभाला, किस तरह से संवाद अदायगी की? एक्चुअली में जब आप काम करते हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जैसे डायरेक्टर के साथ, बिल्कुल सही बात, तो बड़ा ही कम्पेटिटिव सा माहौल होता है इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि वहाँ आपको जितने एक्टर्स वहाँ बैठे मिलेंगे, कोई एनएसडी है या कोई एफटीआई से है, कोई सारे ही एक से एक धुरंधर आपको एक्टर वहाँ पर मिलेंगे। अगर आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि बड़ा गिल्टी सा महसूस होगा, एम्बैरेसमेंट होगा, खुद ही, किसी के कहने से ज़रूरत नहीं है। और बड़े सारे किरदार की, तानसेन का किरदार बहुत ही मुश्किल है, सही बात। मैंने कहा सर मैं सिंगर नहीं हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि उसमें आलाप थे, हिनी सा 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 पूरा, और मुझे लगा कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा सर, किया होगा मतलब लिपसिंग कैसे होगा, कैसे होगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या मुझे वो गाने की टेप मिल सकती है या कुछ ऐसा, नो, उन्होंने गाने दिया, मैंने कहा इसको लिख के मिल सकता है, तो उन्होंने कहा मेरे पास लिखत में नहीं है। तो मैंने कहा तो बड़ी मुश्किल हो गई होगी। फिर मैंने वो सुनकर लिखा जी, आलाप, आप समझ रहे हैं, साथ उसको लिखना और उस पर मैं गाना, तो बड़ा ही कठिन मेहनत थी। लेकिन जब मैंने वो तैयारी करके गया तो वहाँ पर जिस दिन शूटिंग पर गया उन्होंने मुझे लिखत में सब कुछ दिया मेरे आगे। अच्छा। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा सर आप, मैं मांग रहा था मुझे दे देते, मैंने 150 बार मैंने सुना और मैंने लिखा, कह रहे इसीलिए नहीं दिया था। अच्छा, कि तुम सुनते सुनते याद करो और उसे लिखो, ये भी एक अच्छी सीख थी। तो मैंने कहा ये भी, फिर मुझे लगा हाँ ये भी अच्छा था। इनफैक्ट हुमा कुरैशी जी उसमें मेरी पत्नी का रोल उन्होंने किया था इसमें। बिल्कुल। और इसी तरह आपने वो किया था 2020 में विघ्नहर्ता गणेश। हाँ जी, उसमें भी एक इसमें भी एक नई चीज़ थी, शंखचूड़ और सुदामा का, वो उसी के ही रीबर्थ हैं सारे। अच्छा। तो उन्होंने कहा गगन एक किरदार सुदामा जी का है, लेकिन ये पहले वो शंखचूड़ थे, कैसे सुदामा को ऊपर से श्राप मिलता है, शंखचूड़ बन के आता है, फिर ऐसे आता है, 2-3 अलग अलग किरदारों में उनको आना पड़ेगा। तो जो पहला शंखचूड़ का दिया तुलसी के पति का, वो नेगेटिव था। विष्णु के भक्त थे लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव टाइप था, तो एक अलग सा लुक, अलग सा रोल, मेरे लिए वो चैलेंज था। लेकिन बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया, सबको बहुत पसंद आया और उससे टीआरपी भी बढ़ी थी उस समय, एक नया जोश मिला था सीरियल को। तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ कॉन्टिलो वालों को, जिन्होंने मौका दिया और अच्छा रहा वो भी। और जो संकट मोचन महाबली हनुमान में आपने जो 3 किरदार निभाए थे, उसके बारे में तो बिल्कुल बात करने का मेरा पूरा मन है कि वो बताइए ज़रूर। देखिए कि मैं दिल्ली में था और कॉन्टिलो से फ़ोन आता है कि रूपाली मैडम है, जो उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने कहा गगन को टेस्ट करें। और मैंने एक ऑडिशन दिल्ली में भेजा, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए।
तो मैं गया तो उन्होंने कहा गगन हम राम आपको देख चुके हैं, हमें राम आपको टेस्ट नहीं करना, हम कृष्ण देखना चाहते हैं क्योंकि सीरियल के सूत्रधार कृष्ण है जो हनुमान की कहानी सुना रहे हैं जी। तो हम नहीं जानते अब कृष्ण में कैसा लगेगा। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। कृष्ण का किरदार मतलब उससे बड़ा कोई किरदार मुझे लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। उसमें सारे रूप दिख जाते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज था। तो वो जो उसके डायलॉग आपने तो कुछ याद हो तो बताइए मुझे। कृष्ण के उस समय के मतलब डायलॉग, जैसे राम का आपको किरदार करना है, फिर कृष्ण का, तो कैसे आप अलग अलग जैसे भूमिका में बताते हैं, राम कैसे बोलेंगे, कृष्ण कैसे बोलेंगे, भाव। देखिए राम अगर किरदार कोई भी अगर डायलॉग बोलते हैं तो बड़े ही सौम्य, सरलता, शांत स्वभाव से। कृष्ण जो थे वो बड़े प्लेफुल कैरेक्टर थे। कोई भी बात करेंगे उसमें एक सार्केस्टिक पन होगा ही होगा, कहीं ना कहीं कुछ बोलेंगे, कुछ उसके पीछे मोटिव कुछ और होगा, ऐसे वाला उनका किरदार बड़ा मिस्टीरियस किरदार है। और विष्णु जी का जो किरदार है वो अथॉरिटी है, उन्होंने एक बात कह दी तो वहीं पे वो बात कंप्लीट होनी चाहिए। राम अगर कुछ कहेंगे कि जैसे अगर राम का किरदार जब हम कोई करते हैं कि बड़े सौम्य तरीके से बोलते हैं, एक राम और परशुराम जी का एक बार रामायण में संवाद था, मैं सिर्फ आपको टोन का बताने के लिए कि टोन्स कैसी हुआ करती थी। तो उनका संवाद सबसे अच्छा रहा है हमेशा से, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि परशुराम आगे धनुष टूट गया, अभी अब माहौल कि वो लक्ष्मण जी जो हैं वो गुस्सा कर रहे हैं और राम जी बड़े शांत स्वभाव से जो है बोलते हैं, तो बड़े ही शांत स्वभाव से बोलते हैं कि मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो परशु सहित बहुत बड़ा नाम है स्वामी, परशुराम। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, ये धनुष हमने ही तोड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सेवक को दंड दें तो ये रहा शीश आपके सेवक का, लीजिए अपना परसा और काट दीजिए। हम रघुवंशी कभी भी किसी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते हैं, आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, हम तो आपसे वरदान चाहते हैं। अब ये आप सोचिए कि आप हमें श्राप देना चाहते हैं या वरदान। ये एक क्या बात, एक टोन है जो मुझे लगता है कि जब राम बोलेंगे तो वो बड़े इस तरीके से बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस संवाद को बोला। कृष्ण कई बार जब उस समय बोला करते थे, मुझे याद है वो पहला एपिसोड था संकट मोचन का, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद है, जब गरुड़ को अभिमान हो जाता है कि उनसे फास्ट कोई नहीं उड़ सकता जी। अब उनको उनका अभिमान तोड़ने के लिए उनको हनुमान को लेकर आते हैं। तो उसमें वो बोलते हैं गरुड़ को, क्या हुआ गरुड़, हनुमान तुम्हारे साथ नहीं आए? हाँ, तुमने तो कुछ ऐसा एक मुझे डायलॉग याद करना पड़ेगा, अगर मैं करूँगा तो एक उनकी टोन में एक बहुत ही अच्छा सार्केस्टिक पन था। भाई तुम्हारे बल के आगे तो उनकी चली नहीं होगी, एक इस टाइप का। सही बात है, एकदम डिफरेंस हो जाता है दोनों में। क्या बात है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, अगर विष्णु जी अगर कोई चीज़ अगर वो कहेंगे तो अथॉरिटी है। अगर वो सेम चीज़ को अगर वो बोलते, कोई भी चीज़ बोलेंगे अगर विष्णु जी, तो वो बड़ी अथॉरिटी के साथ बोलेंगे। उसके लिए मुझे फिर से डायलॉग को एक रिमाइंड करना पड़ेगा। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा महादेव, हमें इस संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। रावण का सर्वनाश करने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए हमें राम अवतार लेना ही पड़ेगा। ये एक अथॉरिटी हो गई जी। बिल्कुल। तो ये 2-3 कैरेक्टर्स को कई बार एक ही सीरियल में कर रहे हैं तो उनको अलग अलग रूप में दिखाना, तो आपको वो टोन का चेंज लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जब आप बोल रहे थे तो मैं वही सोच रही थी कि अब एकदम अलग अलग पात्र हमें दिख रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा गगन जी। और अब आप आगे अभी कौन सा सीरियल कर रहे हैं? देखिए जी, अभी एक तैयारी शुरू हो चुकी है, नया सीरियल है काशी विश्वनाथ जी। काशी की स्टोरी ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है जी, तो बहुत ही अच्छे से उस सीरियल को दर्शाया गया। और कहानी हमारे गोपाल जी हैं जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं, एक्टर भी रहे हैं अपने ज़माने में, हमारे परम मित्र भी हैं। उन्होंने बहुत ही बखूबी जो है
एक राइटर का जो है रोल निभाया उसमें, जी। कि बहुत अच्छे से डायलॉग लिखे हैं और कहानी को बहुत ही विस्तार से बताया गया कि काशी की कहानी है क्या। अच्छा। भगवान शिव के रूप को भी बहुत अच्छे से वहाँ दर्शाया गया है कि उनकी सोच क्या थी, किस तरह का उनका किरदार था। बहुत अच्छा सा नई नई चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों तक आज तक पहुँची नहीं है। यानी अभी इस बार आप शिव जी के रूप में हम सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नजर आएंगे। देखिए, मैं ना बहुत टाइम से मुझे ऐसा लगता था, मैंने शिव के ऑडिशन बहुत दिए जी। मैं बहुत क्लोज कॉल हुआ कि कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये कर रहे हैं, कई सारे सीरियल ऐसे आए, तो लास्ट स्टेज पे मेरा नहीं हुआ। अच्छा। उसका कारण मुझे कभी कभी ये लगता था कि शायद मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बड़ी लीन है जी। तो हो सकता है कि मैं उस बलिष्ठ किरदार से में सूट ना हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा अब ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे लगता मौका आएगा कभी ना, तो आई थिंक वो सही समय नहीं था। तो इसलिए मुझे राम कृष्ण विष्णु वो साइड मिली, शिव कभी भी नहीं मिले। हालांकि जब महादेव भी आया था, मोहित और मैं बड़े क्लोज कॉल पे थे। तो गगन जी, यहाँ पर हम आपसे और भी पूछना चाहेंगे कि इसके अलावा आपकी और क्या स्पिरिचुअल जर्नी है, या क्या किस तरह से आगे जुड़े हुए हैं कामों में? मैंने अपने जीवन में एक फिल्म की, श्री सिद्धार्थ गौतम जी, जो कि श्रीलंका में बनाई गई और श्रीलंका की आज तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है वो, जहाँ मुझे बुद्ध का किरदार निभाने को मिला जी। वहाँ मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जब मैं वो किरदार निभा रहा था तो मैंने उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा जी, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा, तो मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ। तो आजकल मैं ये चाहता हूँ कि जो बुद्ध की टीचिंग्स है वो कोई रिलीजन नहीं है, बुद्धिज़्म जीने का एक तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। वो आपको बेहतर इंसान बनाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो कोई भी फॉलो कर सकता है। जी। वो जीवन को, सफरिंग को अपने जीवन से दूर करने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए। तो आज की तारीख में मैं बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। देश विदेशों में जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं मैं वहाँ जाता हूँ और बुद्धिज़्म की, बुद्धा की टीचिंग्स का प्रचार प्रसार करता हूँ। इनफैक्ट मैं खुद 4 महीने एक भिक्षु के रूप में रहा हूँ थाईलैंड में, टेम्परेरी भिक्षु बनकर, और वो जीवन जिया हूँ जो एक भिक्षु जीता है जी, जिसमें वो सुबह नंगे पाँव भिक्षा मांगने जाना, ये चलन आज भी वहाँ पर चलता है। ये सब के साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है, जो जीवन में आपको सही खुशी देता है, वो है दूसरों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना। जीवन का असली सार वही है। आप जो अपने लिए जिया, जिसने बहुत अमीर हो गया जी, बहुत पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली, वो ज़रूरी नहीं है कि महान बनेगा। जिसने शोहरत ना कमाई हो, पैसा ना कमाया हो, लेकिन लोगों की सेवा की हो, वो महान बनता है। बिल्कुल सही बात। आप भगवान जिसको भी आज की तारीख में मानते हैं उन, या कोई बहुत ही महान मानते हैं, तो जब आप उनका पढ़ेंगे जीवन तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, उन्होंने ह्यूमैनिटी की सेवा की है, इसलिए आज वो महान है। तो हम जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो किसी दान के रूप में हो, या और एजुकेशन में मदद की रूप में हो, तो ये सारे कार्य आज की तारीख में मैं भारत में और भारत के बाहर में कर रहा हूँ, स्पेशली इन रिलेशन विद बुद्धिज़्म। मैंने बौद्ध धम्म भी अपनाया है जी, फॉलो करा, एम्ब्रेस किया है बुद्धिज़्म श्रीलंका में 2014 में। क्या बात है। तो उसके ऊपर मैं ये जर्नी अपनी चला रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये जर्नी जो है इसमें चल रही है, क्षेत्र में चल रही है, और बहुत आगे आप जाएं, और आपने जो भी संकल्प लिए हैं इसमें, तो वो आपके पूरे हों, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। गगन जी, आप आए और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी सारी बातें करी, तो बहुत दिल उनका भी खुश हो गया होगा और हमारा तो है ही। तो गगन जी, आपसे बात करके बहुत सारी प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, और ऐसे ही मेरी ये इच्छा है कि आप और आगे सफलताओं की ओर बढ़ते रहें, अग्रसर होते रहें। तो अब कार्यक्रम समापन की ओर है, तो सभी से विदा लेते हैं। तो गगन जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मंत्री वर्मा का नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पूरी विविध भारती की टीम का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ मनोरंजन के साथ साथ लोग यहाँ पर कुछ इस इंटरव्यू से कोई सीख भी लेंगे, और माँ बाप और गुरु की सेवा करना नहीं भूलेंगे, लोगों की मदद करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको सही माने में
सही दोस्तों, खुशी आपने अभी दी थी। सुना और देखा गगन मलिक जी का ये बहुत सारा प्यारा सा इंटरव्यू, जिसमें आपने उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें सुनी और फिल्मी सफ़र का जो संघर्ष था उसके बारे में भी सुना, और उनके जो बचपन के किस्से थे जो उन्होंने हम लोग से बताए तो वो भी आपने सुने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, और बस इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।